तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल अश्वम ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 3 योग और जीवन शैली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं फिजिकल एजुकेशन के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपने चैनल पर बनाने वाला हूं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सब लोग कर ही लोगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। योग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि योग शब्द से क्या तात्पर्य है, योग शब्द का अर्थ क्या है। तो देखते हैं। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो योग शब्द कहाँ से लिया गया है? योग शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा के एक युज शब्द से, ठीक है। और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, योग शरीर और मन के सुधार के लिए एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। तो योग क्या करता है? योग हमारे शरीर और मन में सुधार लाता है, हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें सुधार लाता है। और आगे क्या लिखा है? एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। तो ये जो योग है ये कोई आजकल की प्रणाली नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन है, मतलब काफ़ी पुराने समय से चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो योग क्या है? एक प्राचीन प्रणाली है और ये हमारे शरीर और मन में सुधार लाने की एक अच्छी प्रणाली है। आगे देखते हैं। योग से अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। तो योग से क्या होता है? योग से हमारा अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता है, अपने ऊपर नियंत्रण बढ़ता है। क्योंकि जो योग होता है ये क्या करता है? हमारी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है और ध्यान ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? हमारे मन, मस्तिष्क और खुद पर नियंत्रण बढ़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग के लाभ बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि योग के लाभ बताओ कि योग करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो देखते हैं। योग के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? रोगों से बचाव। तो योग करने से पहला सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि ये रोगों से बचाव रखता है। योग करने से काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो आसानी से हल हो जाती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और तुम्हारा अस्थमा, मोटापा। ये सब योग करने से बड़ी आसानी से ये सुलझ जाती हैं, ये सारी परेशानियाँ काफ़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है इनसे। इनके लिए अभी नीचे क्वेश्चन है कि कौन से योग से कौन सा रोग चला जाता है, और मैंने बाकायदा आपको फ़ोटो के द्वारा समझाया कि योग कैसा होता है, ठीक है। कौन सा आसन करने से कौन सा रोग ठीक होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड में है सबसे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लचक में वृद्धि करता है। तो योग करने से अगला फ़ायदा क्या होता है कि ये लचकपन पैदा करता है शरीर में। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं ज़्यादा समय तक, वैसे ही हमें समय के साथ शरीर में लचीलापन पैदा करता जाता है, शरीर लचीला होता जाता है, ठीक है। बॉडी में लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगला पॉइंट, मोटापे में कमी। तो योग करने से अगला फ़ायदा क्या होता है कि ये मोटापे में भी कमी करता है। इसके लिए अभी आसन नीचे बताए हुए हैं मैंने कि कौन से आसन से होता है योग मोटापा कम। तो बने रहना, ठीक है। तो मोटापे में कमी आती है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन बार बार निकल जाता है। आसन को सही रखता है। तो आसन को सही रखता है योग करने का ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि आसन को सही रखता है। आसन मतलब जिस मुद्रा में हम बैठते हैं या चलते हैं उस मुद्रा को ये सही रखता है। कुछ लोग होते हैं जो झुककर चलते हैं, कुछ पीछे होकर चलते हैं, मतलब उस आसन को जिसमें हम बैठते या चलते हैं उसको, उस मुद्रा को ये एकदम सही रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट, शरीर की सुंदरता में वृद्धि करता है। ये शरीर की सुंदरता में बढ़ोतरी करता है और जो त्वचा होती है उसे कोमल बनाए रखता है हमेशा, ठीक है। तो योग का एक बड़ा फ़ायदा ये है। अगला फ़ायदा, चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाता है। योग करने का एक ये भी बड़ा फ़ायदा कि ये चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाता है। योग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, सारी तनाव और चिंताओं से मुक्त। और लास्ट, ऊर्जा का संचार करता है शरीर में। तो जब मैंने बताया कि जो योग होता है इसे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, तो इसके बाद क्या, हम चिंता और तनाव मुक्त हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में आ जाता है। तो ये थे कुछ योग के लाभ। इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो डाउनलोड करके पढ़ लेना आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शैली संबंधित विकार क्या क्या है? सॉरी, यहाँ पर विकास नहीं है, यहाँ पर विकार आना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, विकार आना है, ठीक है। जीवन शैली संबंधित विकार क्या क्या है? तो देखो क्या क्या है। जीवन शैली संबंधित विकार निम्नलिखित हैं। पहला, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द। तो ये आपको मैंने बता तो दिया। ये जीवन शैली संबंधित विकार का मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ कि जो डेली लाइफ हमारी जो होती है, डेली लाइफ स्टाइल जो भी है हमारा, जिसमें हम उल्टा सीधा तला भुना खाना खाते हैं या कोई भी
छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं जिनके कारण कोई विकार आ जाता है, मतलब कि जिनके कारण हमें कोई परेशानी झेलनी पड़ती है, कोई रोग हो जाता है, वो ये हैं मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी, ठीक है। और ये अस्थमा, पीठ दर्द, तो ये सब हमारी डेली लाइफस्टाइल के कारण होता है, जिस हिसाब से हम डेली लाइफ में रहते हैं उनके कारण ये नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं ये हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका ही मतलब है कि जीवन शैली संबंधित विकार, तो ये हमारी डेली लाइफस्टाइल के कारण होते हैं ये सारे विकार। अब देखो आगे, मोटापे को परिभाषित कीजिए। मोटापे को बीमारी का दर्जा क्यों दिया गया है? तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले में हमसे पूछा कि मोटापे को परिभाषित करो, और फिर हमसे पूछा कि मोटापे को बीमारी का दर्जा क्यों दिया गया है। तो अब देखते हैं। आजकल मोटापा पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। तो मोटापा क्या एक पूरे विश्व की समस्या है, ठीक है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मोटापा कौन सी स्थिति होती है? मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है, वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा मतलब होता है फैट, ठीक है। शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा मतलब फैट की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है तो उस स्थिति को, उस दशा को हम मोटापा कहा जाता है। आगे दूसरे शब्दों में, मतलब इजी शब्दों में आपको बताएं तो इस तरह कह सकते हैं इसे कि मोटापा वह दशा होती है जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक होता है, मोटापा कहलाता है। तो दूसरे शब्दों मतलब सरल शब्दों में इसे कैसे कह सकते हैं? इसे बता सकते हैं कि मोटापा वह स्थिति होती है व्यक्ति की जब व्यक्ति का आदर्श भार मतलब जो नॉर्मल वेट होता है उससे 20% या उससे अधिक मोटा वजन हो जाता है, भार हो जाता है, तो उस स्थिति को मोटापा कहते हैं, ठीक है। मतलब व्यक्ति का जो आदर्श भार होता है, नॉर्मल वेट होता है, उससे 20% या उससे अधिक वेट हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं, ठीक है। मोटापे के दो मुख्य कारण हैं, तो इसमें मैंने कारण भी बता दिए, कारण पूछे नहीं थे पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिए, बाई चांस आपसे अलग से पूछ ले। तो देखो मोटापे के दो मुख्य कारण कौन से हैं? हमारे खान पान की गलत आदत। हमारे खान पान की गलत आदत मतलब जो भी हम तला भुना खाते रहते हैं या बाहर की चीज़ खा लेते हैं, चिल्ली पटेटो, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो हम खा लेते हैं अंधाधुन बिना सोचे समझे, इनके कारण क्या होता है? ये मोटापा होता है, ठीक है। अगला, पाचन प्रणाली का बिगड़ना। तो इसका दूसरा मुख्य कारण ये है कि पाचन प्रणाली मतलब जो खाना हम खाते हैं वो सही से ना पच पाना, मतलब जो हमारी पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया होती है, उसका बिगड़ जाना, उसका सही से काम ना करना, ठीक है। और अगला है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शारीरिक परिश्रम ना के बराबर होता है। मतलब जिसके मोटापा होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है, उसके जीवन में क्या होता है? शारीरिक परिश्रम नहीं होता, मतलब कोई मेहनत वाला काम नहीं होता, ठीक है। जिसके कारण उसके शरीर में फैट बढ़ता जाता है और मोटापा हो जाता है उसे, ठीक है। आगे, मोटापे के अनेक स्वास्थ्य जोखिम के कारण इसको बीमारी का दर्जा दिया जा चुका है। तो मोटापे के क्या है? अनेक स्वास्थ्य जोखिम, मतलब क्या काफ़ी ज़्यादा हानिकारक जोखिम है स्वास्थ्य के लिए, जिसके कारण इसे बीमारी का दर्जा दे दिया गया है। तो कौन कौन से वो कारण हैं? अब इसमें सबसे पहला कारण है मधुमेह, अतिरिक्त रक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोगों के कारण इसे क्या है? एक सेकंड, अरे हट जा। हाँ, इसे क्या है? इसे क्या कहते हैं? बीमारी का दर्जा दे दिया गया है, खतरनाक बीमारी का दर्जा दे दिया गया है मोटापे को, ठीक है। इन सभी बीमारियों के कारण, मोटापे के कारण लोगों को ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, मधुमेह, अतिरिक्त रक्त दबाव, कैंसर, गठिया, ये सारे रोग हो जाते हैं मोटापे के कारण, जिसके कारण इसे एक हानिकारक बीमारी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। सब मोटापे को, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अस्थमा क्या है? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो अस्थमा है, अस्थमा बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, ठीक है, सांस सही से आती नहीं है, तो वो सही अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो, अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित है। तो अस्थमा क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है, और ये किससे संबंधित है? ये श्वास नलिकाओं से, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारा ये पाइप है जिससे हमारी एयर अंदर जाती है, लंग्स तक पहुँचती है, ठीक है। तो उस श्वास नलिकाओं से संबंधित ये बीमारी होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है देखो, यह श्वास नलिकाओं में सूजन कर देती है, जिससे वह बहुत संवेदनशील हो जाती हैं तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज़ के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करती हैं। तो देखो होता क्या है, जो हमारी ये श्वास नलिकाएं हैं जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारी पाइप है ये जिससे हमारा लंग्स तक एयर पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचता है,
तो उसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है, सूजन पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा पाइप होता है, जो हमारी नलिकाएँ हो जाती हैं, श्वास नलिकाएँ, वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली बन जाती हैं। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ प्रवेश करती है या टच होती है, जो उसे प्रभावित करे, उस सूजन को प्रभावित कर जाए, वो उसका जैसे ही स्पर्श होता है इससे, श्वास नलिका से, तो ये क्या है, एक तीखी प्रतिक्रिया करती है, मतलब एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण प्रभावित करने वाली चीज़ के टच होने से एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो अब देखते हैं आगे, इस प्रतिक्रिया से नलिकाओं में संकुचन होता है। तो जैसे ही कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे प्रभावित करे सूजन को, तो जैसे ही वो उसमें टच होती है, तो एक रिएक्शन होता है, उसके कारण क्या होता है, जो नलिकाएँ होती हैं, ये संकुचन होने लगती हैं, मतलब बंद सी होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति को साँस लेने में मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको पता ही है कि अगर पाइप से वो बंद हो जाएगा, जो हमारी श्वास नलिका है, वो जैसे ही प्रभावित होने वाली चीज़ के टच में आती है, संपर्क में आती है, तो वो प्रतिक्रिया करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो संकुचन होने लगता है उन नलिकाओं का, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बंद होने लगती है, धीरे-धीरे बंद सी होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़ों में सही मात्रा में पहुँच नहीं पाता, और जिसको ये रोग होता है, जो रोगग्रस्त आदमी होता है या औरत, जो भी व्यक्ति को होता है ये, उसको क्या होता है, साँस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, तो इसे ही कहते हैं अस्थमा। ठीक है? आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब देखो, अस्थमा के लक्षण, कारण तथा नियंत्रण पाने के उपाय बताइए। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको लक्षण, कारण तथा नियंत्रण के पाने के उपाय तीनों बता दिए हैं। तो देखते हैं आगे। तो अब अस्थमा के लक्षण देखते हैं। अस्थमा के लक्षण देखो, खाँसी का दौरा होना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की रफ्तार बढ़ना, बेचैनी होना, सीने में जकड़न, थकावट, हाथ पैर कंधे तथा पीठ में दर्द। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं अस्थमा के लक्षण। ठीक है, कि जिससे पता लगता है कि व्यक्ति को अस्थमा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अस्थमा के प्रमुख कारण क्या है, अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा के कारण क्या क्या है। तो देखो, अस्थमा के कारण धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि इसके प्रमुख कारण हैं। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण अस्थमा होता है। ठीक है, धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, परागकण, ये सब होते हैं इसके प्रमुख कारण, जिसके कारण व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है। आगे देखते हैं, अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए योग। तो अब यहाँ पे देखो, योग कौन कौन से हैं अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए। तो देखते हैं, अस्थमा को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो देखो, जो अस्थमा होता है, इसे पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता योग के द्वारा। ठीक है, इसे पूर्ण रूप से ख़त्म करना संभव नहीं है। आगे, परंतु इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, मतलब इसका जो प्रभाव होता है, इसे कम किया जा सकता है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके लिए कौन से योग आसन बताए गए हैं, इसके लिए बताए गए हैं सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्यासन को अगर नियमित रूप से किया जाए, तो अस्थमा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इन सभी योगों को अगर नियमित रूप से किया जाए, मतलब डेली किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो क्या होता है, अस्थमा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जाना संभव है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ताकि आप अच्छे से पेपर में लिख पाओ। ठीक है, अगर आप 2-3 भी एग्जाम्पल लिख दोगे, 2-3 भी योग लिख दोगे, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सभी दिखा दिए, और वो भी एक पिक्चर के साथ। तो मैं आपको बताऊँ कि कौन सा आसन कौन सा होता है। तो देखो, ये वाला जो आसन है, ये होता है सुखासन। ठीक है, ये वाला होता है पर्वतासन, जिसमें आप हाथ ऊपर करके यूँ बैठते हैं। ठीक है, ये होता है गोमुखासन, ये वाला होता है पश्चिमोत्तासन, ये होता है चक्रासन। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है मत्स्यासन, ये होता है मत्स्यासन हमारा। ठीक है, तो ये सारे योग मैंने आपको बता दिए। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से देख लेना है सारे योगों को, और नाम यहाँ पर आपके लिखे ही हैं। ये आपका हो गया, एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये है आपका सुखासन, ये है आपका पर्वतासन, ये है आपका नीचे आपका है पश्चिमोत्तासन। ठीक है, ये आपका गोमुखासन। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ये चक्रासन, और ये आपका मत्स्यासन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मोटापे को कम करने के लिए कौन से योगासन करने चाहिए। तो मोटापे को कम करने के लिए हमें 4 योग करने चाहिए, 4 योग में से कोई से भी कर सकते हो। तो देखो, ये हमारा है, ये वाला योग को हम कहते हैं मत्स्येंद्रासन। ठीक है, ये वाले को त्रिकोणासन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है हस्तोत्नासन, और ये हमारा होता है वज्रासन। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ योग हैं जो हमें मोटापे को कम करने के लिए मदद करते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो आप। आपको मैंने बता ही दिया कैसे करनी है डाउनलोड। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाते हैं, गेमिंग वीडियोज़ और भी तरीके की एंटरटेनिंग वीडियोज़ और भी ज़्यादा आने वाली हैं आपके पेपर ख़त्म होने के बाद। तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।